एक बार जो चीज पढ़ ली उसको रिवाइज जरूर करना चाहिए। 100 चीजें पढ़ने एक बार पढ़ने के बजाय एक चीज को 100 बार अगर पढ़ेंगे वो ज्यादा अच्छा है। प्रीलिम्स से लेकर के वो पर्सनालिटी टेस्ट तक न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वास्तविकता है वो ये है कि अगर आपने आसपास के सामाजिक परिवेश को ही ढंग से एनालाइज करें तो आपको एथिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग ज्वाइन करी थी। एक बार आप जब पास हो जाओगे तो अपने आप रील्स बनाने का मौका मिलेगा। 2 साल अपने आप को दे लो, ज्यादा अच्छा है। रील बनाने से अच्छा पूरी जिंदगी रील बनानी है फिर तो। स्ट्रेटेजी अगर देखें तो पढ़ना बहुत जरूरी है, किताबों का कोई और ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात ये सोशल मीडिया से दूर रहिए। सर थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड और अपने बारे में बताइए, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये 6th अटेम्प्ट था और दूसरी बार मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। तो आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। जो क्वेश्चंस पूछे गए मोस्टली डाफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को तरजीह दी जाती थी। किस तरीके का था? 1-2 क्वेश्चन रिवील करना चाहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे? एक तो एग्रीकल्चर की समस्याओं से रिलेटेड उन्होंने पैनल में क्वेश्चन पूछा गया था। हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जैसे क्रिकेट मेरी हॉबी थी तो उन्होंने ये पूछा था कि आप किस क्रिकेटर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसके अलावा जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा था और जियो पॉलिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। जैसे आपने बताया ये आपका 6th अटेम्प्ट है, सेकंड इंटरव्यू। अगर लास्ट इंटरव्यू के कंपेरिजन देखूं तो आज का किस तरीके का आपका इंटरव्यू रहा? इंटरव्यू लास्ट इंटरव्यू के से अगर कंपेयर करूं तो इंटरव्यू अच्छा था। पैनल भी है इस बार ज़्यादा अच्छा, पैनल भी जो है ज़्यादा अच्छा था। और सबसे अच्छी बात पैनल की ये थी कि पैनल ने जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। जो एक एंजाइटी होती है, जो टेंशन होती है स्टार्टिंग में जाते हुए, तो वो ना करते हुए पैनल ने थोड़ा नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश करी। ओके। अगर लास्ट टाइम के आपके एक्सपीरियंस की बात करूं तो लास्ट टाइम के आपका एक्सपीरियंस क्या रहा अटेम्प्ट को लेकर? किस तरीके के आपने उसके स्कोर रहा? लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस में ये था कि पिछली बार डाफ बेस्ड क्वेश्चन के बजाय फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे और इस बार डाफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को तरजीह दी जा रही है। अगर बात करूं आपकी स्ट्रेटजी को लेकर तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही शुरू से लेकर अब तक की? क्या बदलाव किए उसके बाद अपने अटेम्प्ट देने के बाद? स्ट्रेटजी अगर देखें तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किताबों का कोई और ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात ये सोशल मीडिया से दूर रहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। ये हमारे पास है पीवाईक्यूज। जैसा कि आप जानते हैं जो भी इंटरव्यू दे रहा है यूपीएससी का, उनका मानना है कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो टेस्ट सीरीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है पीवाईक्यूज को लगाना। पीवाईक्यूज से आपको पता चल जाता है क्वेश्चन कहां से आते हैं, थीम्स कैसे रिपीट होती हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या है, ये सारी चीजें आप पीवाईक्यूज से जान सकते हैं। अभी हमारे पास है ये धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक है, पीवाईक्यूज पर है। आप देखेंगे बहुत ही ओरिजिनल प्रिंट क्वालिटी इसकी है और बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे मैंने इसको द बुक शॉप से मंगाया है। स्क्रीन पर दिखे नंबर से आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक है, इसको भी मैंने द बुक शॉप से मंगाया है। इसके साथ साथ अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हरदेव वाहरी की बड़ी अच्छी बुक मानी जाती है हिंदी के लिए, ये भी देख सकते हैं, बड़ी अच्छी प्रिंट क्वालिटी है, इसको भी मैंने वहीं से मंगाया है। आप पूर्वावलोकन मंगा सकते हैं घटना चक्र की। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बस अपने एक फोन कॉल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत ही ओरिजिनल इनकी प्रिंट क्वालिटी है, बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे देते हैं। इनकी कोरियर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तो आप घर बैठे इसको ऑर्डर करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आप सोशल मीडिया से दूर रह नहीं सकते क्योंकि अधिकतर काम सोशल मीडिया से ही होता है, जैसे चैटजीपीटी हुआ, गूगल हुआ या फिर यूट्यूब हुआ। तो कैसे अपने आप को बचाएं? जो कि रील्स वगैरह देखते हैं तो उनसे कैसे बचें? एक बार आप जब पास हो जाओगे तो अपने आप रील्स बनाने का मौका मिलेगा। 2 साल अपने आप को दे लो, ज्यादा अच्छा है। रील बनाने से अच्छा पूरी जिंदगी रील बनानी है फिर तो। सर जो बिगिनर स्टूडेंट है उन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, प्रीलिम्स को लेकर थोड़ा डाउट होता है किस तरीके से प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो थोड़ा बताएं किस तरीके की उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी को लेकर? करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए प्रीलिम्स के लिए और दूसरी टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो। एक तो सजेस्ट करना चाहिए कि हाँ ये इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज अच्छी है या फिर बुक्स आपकी अच्छी है? किसी एक कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, ये हर स्टूडेंट का अपना है। जैसे आपने 6 अटेम्प्ट था, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या अभी तक सेल्फ स्टडी ही किया? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग ज्वाइन करी थी। उनके जो यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको ऊपर जरूर देखना चाहिए। तो आप पूरा फाउंडेशन वहीं से क्लियर किया था या फिर उसके लिए आपने सेल्फ से कहीं और कोई बुक वगैरह से अपना फाउंडेशन तैयार किया? कोई मोस्टली फाउंडेशन वहीं से था, लेकिन इसके अलावा कोचिंग भी ज्वाइन करी। ओके। तो अगर थोड़ा बताएंगे कैसे जो बिगनर है अपने फाउंडेशन कैसे तैयार करे?
क्या क्या उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए फाउंडेशन करने के दौरान? किसी भी बिगिनर के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी को बेस बना के उस पे अपने पूरी फाउंडेशन के बाद बिल्डिंग उसी पे बनानी है। ओके। और दूसरा न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर के वो पर्सनालिटी टेस्ट तक न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह वही वो जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट के अंदर एक मिथ पैदा है एनसीईआरटी को लेकर, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या फिर ओल्ड पढ़ें, किस स्टैंडर्ड तक की पढ़ें, कौन कौन सी क्लास की पढ़ें, थोड़ा बताएंगे? 6 से लेके 12 तक न्यू एनसीईआरटी इस बार जरूर पढ़ें। और जो मिथ है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, एक बार जो चीज पढ़ ली उसको रिवाइज जरूर करना चाहिए। 100 चीजें एक बार पढ़ने की बजाय एक चीज को 100 बार अगर पढ़ेंगे वो ज्यादा अच्छा है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो सबसे बेसिक जो मूल मंत्र जैसे कहेंगे वो ये है कि आप एक चीज पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए और उसको रिवाइज जरूर करिए। क्या एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए या फिर केवल उसको रीडिंग करना चाहिए? ये हर स्टूडेंट का अपना अपना है कि अगर वो नोट्स बना के अच्छा पढ़ सकता है या रीडिंग करके अच्छा पढ़ सकता है। अगर स्टूडेंट को लगता है नोट्स बना के बेटर रिवीजन में अच्छा रहता है तो नोट्स बनाने चाहिए, अदरवाइज रीडिंग करते समय बुक में मार्क कर लेना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है इस जर्नी के लिए या कोई एक्स्ट्रा एडवांस बुक आपके लिए लेनी पड़ेगी इसके साथ? तो अगर वो कौन सी बुक हो सकती है? ये हर कोचिंग वाले आपको बता देंगे या फिर जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी इसकी प्रिपरेशन करा रही है वो इसके बारे में बता देगी। ओके। आंसर राइटिंग को लेकर क्या अप्रोच थी आपकी, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी? क्या चीज? आंसर राइटिंग को लेकर क्या अप्रोच थी? एनसीईआरटी एक बार पढ़ना जरूर चाहिए और खुले दिमाग से जरूर पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, खासतौर से कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक की। और अपने आंसर्स में बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, एक कंपैरेटिव स्किल जरूर होनी चाहिए। आंसर राइटिंग को लेकर क्या अप्रोच थी आपकी? आंसर राइटिंग किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं? अगर डे 1 से स्टार्ट करें या फिर कुछ रीडिंग कर लें उसके बाद थोड़ा आंसर राइटिंग स्टार्ट करें? आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट करिए। जो भी आपने न्यूज़पेपर में आज पढ़ा है उसके बारे में कम से कम 10 पॉइंट लिखिए, लेकिन लिखिए। इससे जो है कोई भी क्वेश्चन का आंसर बनाने में एक आसानी रहती है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करी जाए तो वो भी याद रहते हैं। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। तो थोड़े से मैं यहाँ पर मेंस की बात कर लूँ, एथिक्स, एस्से और ऑप्शनल को लेकर आपकी क्या रिसोर्सेज थे, किस तरीके से आपने उसको तैयार किए थे? मेंस के लिए जो है लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये मेंस का अगर हिसाब लगाएं तो लोग 20 क्वेश्चन मिलते हैं 3 घंटे में, पर क्वेश्चन लगभग 8 से 9 मिनट। तो इस हिसाब से जितना जरूरी है जितना इम्पोर्टेंट है उसको पहले लिखना है, बाकी फालतू चीज को बाद में। और दूसरी बात, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो आपके आंसर्स को ज़्यादा बेटर बनाता है। और तीसरी चीज़, गलत कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है। अगर नहीं आता है उस चीज़ को मत लिखिए, गलत कोई चीज़ अपने आंसर्स में मत लिखिए क्योंकि वो आपके नंबर जो है एक्स्ट्रा मार्क्स काट देगा। तो फैक्ट्स फिगर्स रखिए और सही चीज़ लिखिए। तो सर यहाँ पर बात कर लें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं उनकी टाइमिंग ठीक नहीं होती है आंसर लिखते टाइम, क्योंकि वो 15 मिनट तक ले जाते हैं एक आंसर लिखने में। तो अपने टाइमिंग को कैसे बताएंगे? मोस्टली डायग्राम्स का यूज़ करना चाहिए, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हम कितना छोटा आंसर पॉइंट बाई पॉइंट लिख सकते हैं, केवल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, ये ज़रूरी है। तो थोड़ा एथिक्स की बात करूँ, एथिक्स और एस्से को लेकर उसकी क्या अप्रोच थी आपकी और क्या सजेस्ट करना चाहिए? एथिक्स और एस्से के लिए कोचिंग की भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि अगर आपने आसपास के सामाजिक परिवेश को ही ढंग से एनालाइज करें तो आपको एथिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। वो रियल टाइम एग्जाम्पल लिखना वो ज़्यादा बेटर है किसी भी मनगढ़ंत आंसर की बजाय उनको लिखना ज़्यादा बेटर है और आंसर एग्जाम्पल दे के समझाना ज़्यादा बेटर है एथिक्स पेपर में। सर जो अभी प्रीलिम्स आ रहा है, अभी कुछ दिन बचे हैं प्रीलिम्स को लेकर, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो एस्पिरेंट अब क्या करना चाहिए उनको? रिवीजन, कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।